हाय एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैकबेथ के बारे में, मैकबेथ के कोट के बारे में। जितना भी मैकबेथ का कोटेशन है ना, मैकबेथ ट्रेजेडी का, सब कुछ इस वीडियो में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक मिनट, ये कुछ पीडीएफ्स हैं। ओके, ये आपके टीजीटी की पीडीएफ है एंड कंप्लीट क्विक रिवीजन है। ये पीजीटी वालों का है, ये ग्रामर का है एंड ये जो तीनों है ना, ये तीनों प्रैक्टिस के लिए है, आपकी यूपी टीजीटी का। ये जो बुक है ये आपकी थ्योरी के लिए है। ठीक है, थ्योरी के लिए है। और ये सारे जो हैं ये आपका प्रैक्टिस सेट के लिए है। ये यूपी टीजीटी का बैच चल रहा है, 269 में ये बैच मिलेगा और जिसमें आपको 50 प्रैक्टिस सेट मिलेगी। अभी तक टोटल 36 आपके प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। और सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही नहीं दिया जाता, जिसमें आपको ना ग्रामर प्लस लिटरेचर दोनों का कॉम्बिनेशन है इसमें। ये फुल टेस्ट है और इसके साथ साथ ग्रामर का अलग से भी आपको इडम्स, फ्रेज एंड वन वर्ड हो गया, फॉरेन वर्ड हो गया, ये सारे भी अलग से आपको कभी कभी दे दिया जाता है प्रैक्टिस के थ्रू। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है ना, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है, 8081848735 पे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तब भी इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको ये बैच चाहिए प्रैक्टिस का तब भी आप कर सकते हैं। आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नहीं है, ये थ्योरी है और ये कोट है। ठीक है, विलियम शेक्सपियर के सबसे आइकॉनिक कोट्स है ये, मैकबेथ से रिलेटेड सारे इसमें इंपॉर्टेंट कोट मिल जाएंगे। तो बात हो रही है अ टाइमलेस ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन एंड गिल्ट एंड द करप्टिंग पावर ऑफ अनचेक डिज़ायर। तो इसमें एम्बिशन दिखाया जा रहा है, ये एक ट्रेजेडी है और जिसमें एम्बिशन भी है, गिल्ट भी है, करप्टिंग पावर है, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई जा रही हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एक्ट फर्स्ट की बात हो रही है। एक्ट फर्स्ट में कौन सा कोटेशन है जो सबसे पहले बोला जाता है, कौन सा स्टेटमेंट है जो सबसे पहले बोला जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये विचेस बोलती हैं, यानी कि चुड़ैलें बोलती हैं। और चुड़ैले के मतलब जो चुड़ैलें बोलती हैं ना, चुड़ैले के स्टेटमेंट से ही ये आपका मैकबेथ शुरू होता है। सबसे पहले चुड़ैलें क्या बोलती हैं कि फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, होवर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर। ये एक्ट फर्स्ट की बात हो रही है और सीन फर्स्ट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लोग बोलते हैं कि फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, होवर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर। मतलब जो सुंदर है वो बदसूरत है, जो बदसूरत है वो सुंदर है। आओ होवर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर, आओ कोहरे और गंदी हवाओं में मडराएं। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, ये प्ले की पहली लाइन है, इसको याद रखिएगा। और इसको तीनों चुड़ैलें बोलती हैं, 3 विचेस बोलती हैं, ये कहकर एक भ्रम और अनैतिकता का माहौल बनाती हैं। ये जो लाइनें ये लोग बोलती हैं ना शुरुआत में ही, इन लाइनों का मतलब ये होता है कि ये लोग बोल रही हैं ताकि जो प्ले है ना वो एक भ्रम और अनैतिकता का माहौल बनाती हैं। इसका मतलब है कि ये जो प्ले है, इस प्ले में क्या दिखाने वाला है, आगे चल के इस प्ले में क्या आप देखने वाले हो, अच्छाई और बुराई के बीच का अंतर जो है वो धुंधला हो जाएगा। जो जैसा दिखता है वैसा होगा नहीं इस प्ले में। ये आप लोग को एक कहते हैं ना, आगाह किया जाता है कि आगे प्ले में क्या होने वाला है, क्या दिखाया जाएगा, वही यहाँ पे ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन जो आपका स्टेटमेंट है, ये भी 3 विचेस ही कहती हैं, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है। कहती हैं कि व्हेन द हर्ली बर्ली डन, व्हेन द बैटल्स लॉस्ट एंड वन। ठीक है, ये भी आपके एक्ट 1 की बात हो रही है, सीन फर्स्ट की बात हो रही है। यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि व्हेन द हर्ली बर्ली डन, यानी कि जब ये हंगामा ख़त्म हो जाएगा। व्हेन द बैटल्स लॉस्ट एंड वन, जब लड़ाई हार कर भी जीत ली जाएगी। तो ये जानते हैं, ये चुड़ैलें अब यहाँ पे क्या कर रही हैं, भविष्यवाणी कर रही हैं। ठीक है, प्रोफेसी कर रही हैं कि वे मैकबेथ से, मतलब यहाँ पे चुड़ैलें क्या कर रही हैं, भविष्यवाणी कर रही हैं कि वे मैकबेथ से युद्ध के बाद मिलेंगी। ये लाइन है ना, एक विरोधाभास है। ठीक है, पैराडॉक्स है, पैराडॉक्सिकल दिखा रही है कि एक ही लड़ाई किसी के लिए हार होती है और किसी के लिए जीत होती है। ये मैकबेथ के आने वाली जीत और उसके नैतिक पतन की ओर इशारा कर रही है ये लाइन। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये दोनों लाइनें शुरुआत में आती हैं। ये जो लाइनें हैं ना, ये शुरुआत में ही आती हैं, 3 विचेस बोलती है, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट 3 विचेस का ही है। अब नेक्स्ट जो कैरेक्टर है आपका मैकबेथ, मैकबेथ क्या बोलता है ये भी जान लेते हैं कि मैकबेथ का क्या स्टेटमेंट है। कहा जा रहा है कि मैकबेथ कह रहा है कि सो फाउल एंड फेयर आर डे आई हैव नॉट सीन। ये एक्ट फर्स्ट की ही बात अभी चल रही है और सीन थर्ड की बात चल रही है। ठीक है, सो फाउल एंड फेयर आर डे आई हैव नॉट सीन, मतलब इतना बुरा और अच्छा दिन मैंने आज तक नहीं देखा, ये मैकबेथ बोलता है।
मीन्स कहने का मतलब उसका ये है कि मैकबेथ युद्ध जीत कर लौटा है और दिन अच्छा है क्योंकि वह जीता है, बुरा इसलिए है क्योंकि मौसम ख़राब है और युद्ध में बहुत खून बहा है। ये जो लाइनें हैं ना, ये चुड़ैलों की जो पहली लाइन है ना, फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, से सेम मिलती जुलती है, जो दिखाती है मैकबेथ पर उनका प्रभाव शुरू हो गया ये लाइनें। ठीक है, ये भी मैकबेथ ही बोलता है असाइड, यानी कि असाइड है ये लाइनें, ये ध्यान रखना है। ये जो लाइन है ना, ये असाइड है, यानी कि मन में बोल रहा है। इफ़ चांस विल हैव मी किंग वाई चांस मे क्राउन मी, ये भी मैकबेथ ही बोलता है, मन में बोलता है। असाइड है लाइनें कि अगर किस्मत मुझे राजा बनाना चाहती है तो किस्मत मुझे कुछ किए बिना ही ताज पहना सकती है। मतलब कहने का मतलब है कि जब चुड़ैलें भविष्यवाणी करती हैं कि वह राजा बनेगा, तो मैकबेथ अपने आप से ये बात कहता है। शुरू में वो सोचता है कि शायद उसे राजा बनने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और वो भाग्य पर पूरी तरह से भरोसा कर सकता है कि शायद मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चुड़ैलों ने भविष्यवाणी कर दी है कि मैं राजा बनूंगा। अब मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, भाग्य किस्मत मुझे बनाएगी राजा। ठीक है, विदाउट माई स्ट्रीट, ये तो यहाँ तक हो गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी असाइड ही है मैकबेथ का कि द प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड दैट इज़ अ स्टेप ऑन विच आई मस्ट फॉल डाउन आर एल्स ओवर स्लीप। ये भी सीन 4 की लाइन है, एक्ट फर्स्ट चल रहा है, सीन 4 की लाइन है, इतना ध्यान रखना है। और ये मैकबेथ ही बोलता है, द प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड दैट इज़ अ स्टेप ऑन विच आई मस्ट फॉल डाउन आर एल्स ओवर लीप। ठीक है, ये भी लाइनें मैकबेथ ही बोलता है, वो मन में बोलता है, कहता है कि कम्बरलैंड का राजकुमार एक ऐसी सीढ़ी है जिस पर या तो मैं गिर जाऊंगा या तो मुझे लांघना होगा। इसका कहने का मतलब क्या है, ये तो एक लिटरल मीनिंग हो गई। इसका मीनिंग क्या कह रहा है कि जब राजा डंकन अपने बेटे मैल्कम को अपना हेयर घोषित करते हैं, यानी उत्तराधिकारी, तो मैकबेथ को एहसास होता है कि सिर्फ किस्मत उसे राजा नहीं बनाएगी। अभी तक वो सोच रहा था कि चुड़ैलें भविष्यवाणी कर ली हैं, अब तो मुझे राजा बनना ही बनना हर हाल में, शायद मुझे कुछ करने की ज़रूरत ना हो, मुझे किस्मत ही बनाएगी। लेकिन जब वो जानता है कि जो राजा डंकन है वो अपने बेटे मैल्कम को उत्तराधिकारी घोषित करते हैं, तो मैकबेथ को यहाँ पे थोड़ा सा फील होता है, एहसास होता है कि सिर्फ किस्मत ही उसे राजा नहीं बनाएगी, उसे मैल्कम को रास्ते से हटाना होगा। यहीं से उसके मन में एक बुरे विचार, यानी कि काली और गहरी इच्छाएँ आने लग जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। अब तीसरे नंबर पर कौन कैरेक्टर बोला है, लेडी मैकबेथ। ये इंपॉर्टेंट कोटेशन मैंने निकाला है और ये आपके मैकबेथ से लेके ना पूरा इंपॉर्टेंट कोटेशन है, एग्जाम में आना रहेगा तो यहाँ से आ जाएगा, पूरा आपका इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये मैकबेथ से। लेडी मैकबेथ क्या कहती हैं, सुन लेते हैं। ग्लैमिश दाउ आर्ट एंड कॉर्डर एंड शैल बी व्हाट दाउ आर्ट प्रॉमिस। ये एक्ट 1 की ही बात चल रही है, सीन 5 की बात है। ठीक है, इतना ध्यान रखना, अभी एक्ट 1 ही चल रहा है। लेडी मैकबेथ का कहने का मतलब क्या है, आगे की लाइन भी है, ग्लैमिश दाउ आर्ट एंड कॉर्डर दैट शैल बी व्हाट दाउ आर्ट प्रॉमिस, इट डू आई फियर दाई नेचर, इट्स टू फुल ओ मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। आगे की पूरी लाइन है। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, आगे की भी लाइनें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लाइन है ना, ग्लैमिश दाउ आर्ट एंड कॉर्डर एंड शैल बी व्हाट दाउ आर्ट प्रॉमिस, आगे की लाइन है, एट डू आई फियर दाई नेचर, इट्स टू फुल ओ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। ठीक है, यहाँ पे एक लेडी मैकबेथ किससे कहती है, मैकबेथ से कहती है कि तुम ग्लैमिश हो, तुम कार्डोर हो, तुम वो बनोगे जिसका वादा तुमने किया है, मतलब जिसका वादा किया गया है, फिर भी मुझे तुम्हारे नेचर से डर लगता है। ये जो मतलब तुम्हारे अंदर जो मानवीय दया है ना, बहुत भरी पड़ी है, यानी कि तुम्हारे अंदर दया है और उस चीज़ से मुझे डर लगता है। तुम ग्लैमिश हो, तुम कॉडोर हो, तुम बनोगे भी वही जो तुमने वादा किया है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे नेचर से डर लगता है, यानी कि तुम्हारा जो नेचर है वो मानवीय दया से एकदम भरा हुआ है। ठीक है, आगे की लाइन देखते हैं। कम यू स्पिरिट, ये भी लेडी मैकबेथ ही बोलती है, कम यू स्पिरिट्स दैट टेंड ऑन मॉर्टल थॉट अनसेक्स मी हियर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है और मैंने इसको भी लिया है, कम यू स्पिरिट्स दैट टेंड ऑन मॉर्टल थॉट्स अनसेक्स मी हियर। आगे की लाइन भी है, एंड फिल मी फ्रॉम द क्राउन टू द टॉप टू द टो टॉप फुल ऑफ डियरेस्ट क्रुएलिटी। ये पूरी लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये भी लाइनें लेडी मैकबेथ ही बोलती है, कहती है कि कम यू स्पिरिट, यहाँ पे वो आत्माओं को बुला रही है, इन्वोक कर रही है, यानी कि जो स्पिरिट है ना उसको बुला रही है कि आओ, क्या करो, दैट टेंड मी ऑन मॉर्टल थॉट अनसेक्स मी हियर। मतलब यहाँ पे लेडी मैकबेथ जो है ना वो स्पिरिट्स को इन्वोक कर रही हैं, बुला रही हैं, ताकि जो उसके अंदर नारी सुलभ कोमलता और दया को ख़त्म कर दे और उसे क्रूर बना दे।
मतलब यहाँ पे वो स्पिरिट को कह रही है कि आओ मेरे अंदर जो फीमेल वाली जो दया है ना, जैसे फीमेल के अंदर क्या रहती है, एक कोमलता रहती है, एक दया रहती है ना, वो दोनों चीज़ों को मेरे अंदर से ख़त्म कर दो। मेरे अंदर जो एक फीमेल वाली दया है ना वो ख़त्म कर दो और मुझे क्या कर दो, क्रूर बना दो, ताकि मैं राजा डंकन की हत्या की योजना बना सकूं और उसे अंजाम दे सकूं। तो ये लाइनें ये कहती हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे की लाइनें भी आपकी लेडी मैकबेथ ही कहती है, सारी इंपॉर्टेंट लाइनें लेडी मैकबेथ का। लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर, ये ना ये मैकबेथ को सलाह दे रही हैं वो, लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी द सरपेंट अंडर इट। ये भी आपके एक्ट 5 और एक्ट 1 सीन फर्स्ट की ही लाइन है। यहाँ पे एक कहती है कि एक मासूम फूल की तरह दिखो लेकिन उसके नीचे का सांप बनो। मीन्स कहने का मतलब है यहाँ पे वो मैकबेथ को सलाह दे रही है। जब वो राजा डंकन उनके महल में आए तो वो बाहर से भोला दिखे और निर्दोष दिखे लेकिन अंदर से धोखेबाज और ख़तरनाक बना रहे। यहाँ पे वो मैकबेथ को सलाह दे रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे की लाइन क्या कह रहा है, ठीक है, आगे भी लेडी मैकबेथ ही कह रही है, वी फेल, हम असफल होंगे, बट स्क्रू योर करेज टू द स्ट्राइकिंग प्लेस एंड वी विल नॉट फेल। आगे कह रही है कि हम असफल होंगे, अरे बस तुम अपने साहस को उसकी सही जगह पर दृढ़ करो, यानी कि हिम्मत जुटा कर डटे रहो और हम असफल नहीं होंगे। मतलब ये लाइन लेडी मैकबेथ कब कहती है, उस समय कहती है जब मैकबेथ राजा डंकन की हत्या की योजना जो बना रहा होता है उसे पीछे हटने लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे ना हो पाएगा ये मर्डर। तब वो बात यहाँ पे कहती है, वह इस बात से डरा है कि अगर वो पकड़े गए तो उनकी जो योजना है वो नाकाम हो गई तो क्या होगा। तब लेडी मैकबेथ यहाँ मैकबेथ के डर और संदेह को फटकार लगा रही थी। तो उसका पहला शब्द यही होता है कि वी फेल। यहाँ पे उन्होंने एक सटायर बोला, एक व्यंग है जो मैकबेथ की बात को दोहरा रही है। आगे कह रही है बट स्क्रू योर करेज टू द स्ट्राइकिंग प्लेस। ये एक शक्तिशाली फ्रेज है जहाँ पे वो बोल रही है, ठीक है, कह रही है कि हमें इस योजना से पीछे नहीं हटना है, बस तुम्हें अपने साहस को सही जगह पर दृढ़ करना है, यानी कि हिम्मत जुटा के रखो, हम असफल नहीं होंगे, ठीक है। मतलब अगर तुम अपनी हिम्मत को पूरी तरह से कस लो और उसे डगमगाने ना दो तो उसे एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर स्थिर कर दो, तो कोई असफलता का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। यहाँ पे वो बात कह रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है एक्ट सेकेंड। एक्ट फर्स्ट यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे एक्ट सेकेंड आता है। एक्ट सेकेंड में मैकबेथ क्या बोलता है, इज दिस अ डैगर विच आई। अभी देखो एक्ट फर्स्ट में ना सिर्फ योजना बन रहा था किंग डंकन को मारने का, क्या क्या हुआ, प्रोफेसीज हुई, एंड फिर एक्ट फर्स्ट में डंकन को मारने की योजना बनी। अब एक्ट सेकेंड में क्या होता है, इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी द हैंडल टुवर्ड माई हैंड। ये एक्ट सेकेंड सीन फर्स्ट की लाइन है जो मैकबेथ कहता है, क्या ये खंजर जो मैं अपने सामने देख रहा हूँ, जिसका जो हत्था मेरे हाथ की ओर है, आओ मुझे तुम्हें पकड़ने दो, वो बात कहता है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, राजा डंकन के हत्या करने से ठीक पहले मैकबेथ को हवा में एक खूनी खंजर का भ्रम होता है, ठीक है। मतलब उसे एक खूनी खंजर दिखाई देता है जो उसकी तरफ आता हुआ है, और ये उसके ना जो तनावग्रस्त है, मतलब वो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस बोल सकते हैं, या बहुत तनाव में है, या उसको लगता है कि मैं अपराध करने जा रहा हूँ, इससे भरा हुआ है, इसलिए शायद उसको ये खंजर दिखाई देता है, ठीक है, जो उसे हत्या करने के लिए उकसा भी रहा है। आगे देखते हैं, मी थॉट आई हर्ड अ वॉइस क्राई स्लीप नो मोर मैकबेथ डज मर्डर स्लीप। तो ये भी मैकबेथ ही बोलता है सीन 2 में, क्या कहता है कि मी थॉट आई हर्ड अ वॉइस क्राई स्लीप नो मोर मैकबेथ डज मर्डर। मतलब मुझे लगा मैंने एक आवाज़ सुनी जो चिल्ला रही थी, अब मत सो। मतलब ये मर्डर करने के बाद की बात है, जब वो मर्डर जैसे किंग डंकन का मर्डर कर देता है उसके बाद मैकबेथ को ना एक अंदर से एक आवाज़ आती है, शायद ये नींद होती है। नींद यहाँ पे शांति की मासूमियत का प्रतीक है, ठीक है। ये जो स्लीप है ना, ये एक शांति और मासूमियत का प्रतीक है। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि अब इस भयानक काम से मैकबेथ ने अपनी मन की शांति हमेशा के लिए खो दी है, अब वो कभी भी चैन से नहीं सो पाएगा। तब वो कहता है कि मुझे लगा मैंने एक आवाज़ सुनी जो चिल्ला रही थी कि अब और मत सो, मैकबेथ नींद की हत्या कर रहा है। मतलब अभी आफ्टर जब वो हत्या कर देता है मैकबेथ को ना, किंग डंकन की हत्या कर देता है, तो उसे लगता है कि शायद मैंने अपनी नींद खो दी, अपना चैन सुकून खो दिया अब, ठीक है। आगे आते हैं, विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशन वॉज दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड। ये भी मैकबेथ ही कहता है
कि क्या महान नेपच्यून यानी कि समुद्र देवता का पूरा महासागर भी इस खून को मेरे हाथ से साफ कर पाएगा? नहीं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे है कि मैकबेथ अपने हाथों पर लगे राजा के खून को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसे लगता है कि उसका अपराध इतना बड़ा है कि दुनिया के सारे सागर का पानी भी इस दाग को नहीं धो सकता, बल्कि उसका खूनी हाथ ही पूरे समुद्र को लाल कर देगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं उसके अपराध को दिखा रहा है ये लाइन। अब आते हैं लेडी मैकबेथ पर। और लेडी मैकबेथ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक्ट सेकेंड में ही उनके जो किंग डंकन है उनकी हत्या हो जाती है, ये ध्यान रखना है। और हत्या के तुरंत बाद ही ये लोग कहीं ना कहीं तुरंत मतलब उसमें चले जाते हैं कि हाँ इन्होंने क्राइम किया है, अपराध बोध में चले जाते हैं। लेडी मैकबेथ कहती हैं कि आ लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ दिस डीड, ये एक्ट सेकेंड सीन 2 में बोलती हैं। आ लिटिल वाटर क्लियर अस ऑफ दिस डीड मतलब थोड़ा सा पानी हमें इस काम को साफ कर देगा। लेडी मैकबेथ यहाँ बहुत व्यवहारिक है, बहुत क्रूर दिखती है। उसका मानना है कि खून के धब्बे धो देने से शायद वे अपने अपराध से, जो क्राइम उसने किया है उस क्राइम से वो मुक्त हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे डोनल्ड बेन क्या बोलता है, जब मर्डर हो जाता है, मर्डर होने के तुरंत बाद डोनल्ड बेन वहाँ पे आते हैं, मैल्कम और डोनल्ड बेन तुरंत आते हैं। तो डोनल्ड बेन क्या कहता है, देयर इज़ डैगर्स इन मैन्स स्माइल, लोगों की मुस्कुराहट में ही खंजर छिपे हैं। जब इनके फादर की इनके फादर की डेथ हो जाती है, तब यहाँ पे डोनल्ड बेन अपने भाई मैल्कम से कहता है, जो उनके पिता राजा डंकन की हत्या हो जाने के ठीक बाद ये मूवमेंट है जब वो बोलता है। डोनल्ड बेन का मतलब ये है कि मैकबेथ के महल में मौजूद जो लोग हैं, जो बाहर से दुखी और हमदर्द दिख रहे हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उनकी जो मुस्कुराहट है ना वो झूठी है, उनके पीछे खूनी इरादे हैं, यानी कि खंजर छिपे हो सकते हैं। यहाँ पे डोनल्ड बेन महसूस कर रहा है कि हत्यारा उन्हीं के बीच में है जो दोस्त होने का नाटक कर रहा है, इसलिए वो दोनों भाई वहाँ सुरक्षित नहीं हैं। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए तुरंत भाग जाना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आता है एक्ट थर्ड। एक्ट थर्ड में बैंको क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, एक्ट थर्ड। दाउ हैस्ट इट नाउ किंग कॉडर ग्लैमिस ऑल एंड आई फियर दाउ प्लेस्ड मोस्ट फॉली फॉर इट। अब यहाँ पे बैंको क्या कहता है, ये मैकबेथ से ही कहता है कि अब तुम्हारे पास तो सब है, तुम राजा भी बन गए, तुम्हारे पास कॉडर भी है, तुम ग्लैमिस भी है, सब कुछ तुम्हारे पास है, जैसा कि उन अजीब महिलाओं ने तुमसे वादा किया था। अब मुझे डर है कि तुमने इसे पाने के लिए बहुत गलत तरीके अपनाए होंगे, यहाँ पे बैंको कहता है। ठीक है, बैंको अब मैकबेथ पर क्या कर रहा है, शक कर रहा है। वो जानता है कि चुड़ैलों की जो भविष्यवाणी सच हो गई है, राजा बन गया है, लेकिन उसे अब डाउट है कि मैकबेथ ने राजा बनने के लिए कुछ भयानक काम तो जरूर किया होगा, जैसे कि राजा की हत्या वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पे मैकबेथ क्या कहता है ये ध्यान देना है। टू बी दस इज़ नथिंग बट टू बी सेफली दस, ये भी आपके एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट की ही लाइन है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या कहता है कि टू बी दस इज़ नथिंग बट टू बी सेफली दस, मतलब इस तरह राजा होना कुछ भी नहीं है जब तक सुरक्षित रूप से इसे इस तरह रहा ना जाए। मैकबेथ का कहने का मतलब है कि मैकबेथ अब राजा तो है, लेकिन वो खुश नहीं है। उसे डर है कि उसकी जो गद्दी है, उसका जो सिंहासन है, वो सुरक्षित नहीं है, स्पेशली बैंको से, क्योंकि विचेस ने भविष्यवाणी की थी कि बैंको के बेटे राजा बनेंगे, इसलिए वो केवल राजा बनकर संतुष्ट नहीं है, वो सुरक्षित भी रहना चाहता है। यहाँ पे मैकबेथ का ये मतलब है। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट भी मैकबेथ ही बोलता है, ओ फुल ऑफ स्कॉर्पियंस इज़ माई माइंड डियर वाइफी। यहाँ पे वो अपनी वाइफ से बोलता है, लेडी मैकबेथ से कहता है कि ओ फुल ऑफ स्कॉर्पियंस इज़ माई माइंड। ठीक है, मतलब ओ मेरा दिमाग बिच्छुओं से भरा हुआ है प्रिय पत्नी। मतलब कहने का मतलब है कि मैकबेथ अपनी पत्नी, अपनी लेडी मैकबेथ से अपनी मानसिक पीड़ा को बता रहा है, व्यक्त कर रहा है कि उसके मन में डर, संदेह, अपराध बोध जैसे जहरीले बिच्छुओं की तरह डंक मार रहे हैं, कि उसके मन में डर है। जब वो किंग डंकन को मार दिया है तो मेरे मन में क्या चल रहा है, डर चल रहा है, संदेह चल रहा है, एक अपराध चल रहा है, मतलब क्राइम जो मैंने किया है, अपराध बोध चल रहा है। ये सारे जहरीले विचार मेरे दिमाग में ना बिच्छुओं की तरह डंक मार रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे की लाइन क्या कह रहा है, ठीक है, ये भी लाइन मैकबेथ ही बोलता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि थिंग्स बैड बिगिन मेक स्ट्रॉन्ग देमसेल्व्स बाय इल। यहाँ पे ये भी लाइनें कौन कहता है, मैकबेथ ही कहता है कि जो काम बुरी तरह से शुरू होते हैं और वे और बुरे कामों से ही मजबूत होते हैं। ये लाइन मैकबेथ अपनी लेडी मैकबेथ से कहता है कि राजा बनने के बाद भी मैकबेथ का जो मन है वो अशांत है, वो डरा हुआ है, वो बैंको की मारने की योजना बना रहा है यहाँ पे,
कहता है कि जब कोई व्यक्ति एक गलत काम करता है, जैसे कि डंकन की हत्या करके कुछ हासिल करता है, तो उसे अपने उस स्थिति को बनाए रखने के लिए और भी ज़्यादा गलत काम करने पड़ते हैं, यानी कि एक पाप दूसरे पाप को जन्म देता है। तो यहाँ पे मैकबेथ को यहाँ पे यह एहसास हो रहा है कि उसने अपराध का रास्ता तो चुन लिया, अब उस पर बने रहने के लिए उसे और क्रूर बनना होगा। ये लाइनों का ये मतलब है, ध्यान रखना है। आगे भी लाइन मैकबेथ क्या कहता है कि आई हैव, ठीक है, आगे की लाइन भी मैकबेथ कहता है आई एम इन ब्लड स्टेप्ड इन सो फॉर, मतलब मैं खून में इतना आगे बढ़ गया हूँ, मतलब मैं खून कर करके इतना आगे बढ़ गया हूँ कि अगर मैं और आगे ना भी बढ़ूँ तो लौटना उतना ही मुश्किल होगा जितना आगे बढ़ना। मतलब बैंकों को अब ना, बैंकों के घोष को देखने के बाद, अब यहाँ पे मैकबेथ ना बैंकों का घोष देख लेता है, और बैंकों का घोष देखने के बाद मैकबेथ को ये एहसास होता है कि उसने इतने बुरे काम कर लिए हैं, यानी कि खून की नदी में इतना आगे आ गया है कि वो अब वापस एक अच्छा इंसान बनना उतना ही मुश्किल है जितना कि बुरे काम करते जाना। उसने वापसी का रास्ता बंद कर दिया है। यहाँ पे वो बोलता है कि मैंने इतना गलत काम कर दिया कि अब वापसी का रास्ता मैंने बंद कर दिया है, कि मैं जाके एक अच्छा इंसान बन जाऊँ तो शायद ना बन पाऊँ। एक्ट 4 की बात आ गई है। ये विचेस ही कहते हैं एक्ट 4 में, ये विचेस कहते हैं कि डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, फायर बर्न एंड कॉल्ड्रॉन बबल। कॉल्ड्रॉन मतलब होता है कढ़ाई, यानी कि दुगनी दुगनी मेहनत और मुसीबत, आगे चल कढ़ाई उबले, ये मतलब इसका लिटरल मीनिंग है। यहाँ पे चुड़ैलों का ये फेमस एक बोल सकते हो मंत्र है, जिसे वो एक जादुई काढ़ा बनाते हुए समय गाती हैं। मतलब वो एक जादुई कढ़ाई में एक जादुई काढ़ा बना रही हैं, उस समय ये लोग ये मंत्र बोल रही हैं चुड़ैलें कि डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, फायर बर्न एंड कॉल्ड्रॉन बबल। ठीक है, ये चुड़ैलों का फेमस मंत्र है जिसे वो एक जादुई काढ़ा बनाते समय गाती हैं। और ये जो मंत्र है ये प्ले में आने वाली और अधिक परेशानियों और अराजकता का प्रतीक भी है, जिसे वो मैकबेथ के लिए बना रही हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है डार्क मैजिक, बाय द प्रिकिंग ऑफ माई थम्स समथिंग विग दिस वे कम्स। ये भी आपके एक्ट 4 सीन 1 की लाइन है, चुड़ैलें ही बोलती हैं, आपको उसमें से कोई एक चुड़ैल बोलती होगी ये लाइनें। बाय द प्रिकिंग ऑफ माई थम्स समथिंग विग्ड इज दिस वे कम्स, मतलब मेरी अंगूठी की झुंझुनी से कुछ दुष्ट इस तरफ आ रहा है। ये लिटरल मीनिंग हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि एक चुड़ैल, मतलब चुड़ैलों में से एक चुड़ैल तब कहती है जब मैकबेथ उनसे दोबारा मिलने आता है। और ये बड़ी विडंबना की बात है, एक आयरनी है कि खुद चुड़ैलें मैकबेथ को दुष्ट कह रही हैं। जो ये दिखाता है वो कितना गिर चुका है, मैकबेथ कितना गिर चुका है कि चुड़ैलें भी उसे क्या कह रही हैं, दुष्ट कह रही हैं। चुड़ैलें कहती है कि कोई दुष्ट इधर चला आ रहा है। मैकबेथ दोबारा मिलने जाता है इन सबसे तब। अब मैकबेथ क्या कहता है, मैकबेथ की बात देख लेते हैं। मैकबेथ क्या कहता है, ऑल माई प्रिटी चिकन्स एंड डियर डैम एट वन फेल सूप। ये एक्ट 4 सीन 3 की लाइन है। बेचारा ग्रीफ में है, ब्रूटैलिटी है, बता रहा है यहाँ पे मैकबेथ कि उसके कोई बच्चे नहीं हैं। मतलब मैकबेथ यहाँ पे मैकबेथ को ही कह रहा है कि उसके कोई बच्चे नहीं हैं, मेरे सभी प्यारे बच्चे, क्या तुमने कहा। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब मैकबेथ को पता चलता है कि मैकबेथ ने उसके पूरे परिवार यानी कि उसकी पत्नी, उसके बच्चों को मार डालता है, तो वो टूट जाता है। तो पहली लाइन में वो ये वही बोलता है ना, उसके कोई बच्चे नहीं हैं, मतलब वो मैकबेथ को कह रहा है उसके कोई बच्चे नहीं हैं, उसके कोई बच्चे नहीं हैं। तो हो सकता है मैकबेथ इस दर्द को ना समझ सके। मैं कैसे मारूं, उससे बदला कैसे लूँ। अगर उसके बच्चे होते तो शायद मैं उसके बच्चे को मार देता, तो उसको वो दर्द का एहसास होता, लेकिन उसके पास कोई बच्चे नहीं है तो उसे इस दर्द का एहसास नहीं होगा। ये कि मैकबेथ का मतलब, या फिर ये बोल सकते हैं कि मैकबेथ के पास बदला लेने के लिए मैकबेथ के बच्चे नहीं हैं। ये ध्यान रखना, वो बोल रहा है इस तरह मैकबेथ किसको, मैकबेथ को, कि मैं कैसे बदला लूँ। अब यहाँ पे मैल्कम और मैकबेथ के बीच एक कॉन्वर्सेशन होता है। मैल्कम मैकबेथ को सजेस्ट कर रहा है, क्या कह रहा है मैल्कम कि डिस्प्यूट इट लाइक अ मैन, यानी कि एक आदमी की तरह उसका सामना करो, यानी कि उससे लड़ो। तो मैकबेथ कहता है आई शैल डू सो, मैं ऐसा ही करूँगा, लेकिन मुझे इसे एक आदमी की तरह महसूस भी करना चाहिए। बट आई मस्ट ऑल्सो फील इट एज अ मैन। ठीक है, पूरी लाइन हो गई। यहाँ पे मैल्कम जो है वो मैकबेथ को सलाह देता है कि वो अपने दुख को गुस्से में बदल कर उससे बदला ले। मैकबेथ जवाब देता है कि वो एक आदमी की तरह लड़ेगा, लेकिन अपने परिवार को खोने के दुख को महसूस करना भी एक मर्दानगी का हिस्सा है, एक मैनहुड है। वो अपनी भावनाओं को दबाएगा नहीं। मैं बिल्कुल, अभी तो मैं अपने परिवार को खोने का दर्द मुझे है, लेकिन मैं उससे लड़ूंगा ज़रूर। किससे, मैकबेथ से। अब यहाँ पे एक्ट 5 आ गया है। एक्ट 5 में लेडी मैकबेथ क्या कहती है,
अब यहाँ पे ये बेचारी लेडी मैकबेथ एक्ट 5 में ना अपराध बोध से ग्रसित है, यानी कि वो कहीं ना कहीं रिपेंट कर रही है। आउट डैम्ड स्पॉट आउट आई से, ये एक्ट 5 सीन फर्स्ट की लाइन है। कहती है बाहर निकलो सापित धब्बे, बाहर निकलो। मैंने कहा बाहर निकलो, मतलब मेरे हाथ से जो धब्बे हैं वो निकलो, बाहर निकलो। लेडी मैकबेथ यहाँ पे अपराध बोध से पागल हो गई है। वो नींद में चलती है और अपने हाथों से खून के काल्पनिक धब्बों को धोने की कोशिश करती है। जो खून उसने कभी थोड़े से पानी से साफ होने की बात कही थी, अब वो उसके दिमाग पर एक अमिट धब्बा बन गया है कि जो कभी ना मिटने वाला हो। ठीक है, आगे कहती है हेयर इज़ द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल एंड ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। आगे की बात वो कहती है कि यहाँ अभी भी खून की गंध है, अरब के सारे इत्र भी इस छोटे से हाथ को महका नहीं सकते। मतलब यहाँ पे मैकबेथ की जो लाइन थी ना नेपच्यून के महासागर वाली बात, सेम उसी तरह ये भी बोली है। लेडी मैकबेथ को अब एहसास हो रहा है कि उसका अपराध कितना भयानक है कि उसकी गंध मीन्स उसका अपराध बोध को कोई भी अच्छी चीज़ दूर नहीं कर सकती। ठीक है, अब मानना ही पड़ेगा कि हाँ उसने ये अपराध किया है। आगे की लाइन भी लेडी मैकबेथ ही बोलती है व्हाट इज़ डन कैन नॉट बी अनडन। ये भी आपके एक्ट 5 सीन फर्स्ट की लाइन है और लेडी मैकबेथ ही बोलती है जो हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता। अब वो मान चुकी है कि हाँ मैंने ये अपराध किया है या करवाया है, हमने किया है अपराध, लेकिन जो हो चुका है अब बदला नहीं जा सकता। नींद में चलते हुए लेडी मैकबेथ अपने और मैकबेथ के भयानक कामों को अब वो स्वीकार कर चुकी है। ठीक है, और ये भी जान चुकी है कि शायद यही है सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली सच है कि यही उनके पतन का सार है, यही हमारे पतन का सार है। अब यहाँ पे मैकबेथ क्या कहता है, यहाँ पे अब मैकबेथ क्या कहता है, आई हैव लिव्ड लॉन्ग एनफ माई वे ऑफ लाइफ इन फॉलन इन टू द शेयर द येलो लीफ। तो एक्ट 5 सीन थर्ड की लाइन है कि मैं काफ़ी जी चुका हूँ, मेरी जीवन शैली अब मुरझाए हुए पीले पत्ते की तरह हो गई है। मतलब मैकबेथ को अब एहसास हो गया है कि भले ही वह राजा है, उसने जीवन में सब कुछ खो दिया जो मायने रखता था, जो रिस्पेक्ट, जो लव, आज्ञाकारिता, दोस्त, सब कुछ उसने खो दिया है। उसका जीवन एक मुरझाए हुए पत्ते की तरह एकदम कैसा हो गया है, निरर्थक हो गया है, खाली हो गया है। अब यहाँ पे वो लाइन बोलता है, जब वो लेडी मैकबेथ की डेथ के बारे में सुनता है तब ये लाइन बोलता है टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो क्रीव्स इन दिस पैटी पेस। आगे की भी लाइनें हैं यहाँ पे पैटी पेस की बात है। फ्रॉम डे टू डे लाइफ्स बट अ वॉकिंग शेडो, अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग अ नथिंग। ठीक है, ये भी लाइनें हैं। ठीक है, तो यहाँ इसी लाइन में ही ये भी लाइनें आपकी मिलती हैं, ये ध्यान रखना है, इसमें था नहीं। लाइफ्स बट अ वॉकिंग शेडो, अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, ठीक है, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। तो ये एक्ट 5 सीन 5 की लाइन है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये पूछा भी गया था एग्जाम में, ये लाइन है एक्ट 5 सीन 5 की लाइन है। टुमारो, ये पूरी लाइन इसी में आ जाती है, तो ध्यान रखना है। कहता है कि टुमारो एंड टुमारो क्रीप्स इन दिस पैटी पेस और फ्रॉम डे टू डे लाइफ्स बट अ वॉकिंग शेडो, अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। यानी कि कल और कल दिन ब दिन एक छोटी सी गति से सरकता रहता है। मतलब ये जो मूवमेंट है ये बढ़ता ही रहता है, चलता ही रहता है, ख़त्म हो रहा धीरे धीरे। जीवन जो है एक चलती फिरती हुई परछाई के अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ पे लेडी मैकबेथ के डेथ की खबर सुनने के बाद मैकबेथ क्या करता है, मैकबेथ जीवन के अर्थ पर एक फेमस स्पीच देता है और उसे लगता है कि जो लाइफ है ना वो निरर्थक है, वो उबाऊ है, महत्वहीन है। ये एक मूर्ख की कहानी की तरह है जो बहुत नाटकीय तो लगती है लेकिन अंत में उसका कोई मतलब नहीं निकलता। ये उसकी गहरी निराशा को दिखा रही है ये लाइन कि मैकबेथ कितनी गहरी निराशा में है। ठीक है, आगे की भी लाइन मैकबेथ कहता है आई बियर अ चार्म लाइफ विच मस्ट नॉट एल्ड टू वन ऑफ वुमेन बॉर्न। ये सीन 8 की लाइन है, एक्ट 5 सीन 8 की लाइन है, इतना ध्यान रखना है। यहाँ भी क्या कहता है, ये अंतिम लड़ाई की लाइन है कि यहाँ पे जो विचेस है ना वो भविष्यवाणी करती हैं कि तुम्हें कोई नहीं मार सकता, कोई भी जैसे कोई जन्मा बच्चा रहेगा वो तुम्हें नहीं मार सकता। तो यहाँ पे वो लाइनें ये बोलता है कि आई बियर अ चार्म्ड लाइफ विच मस्ट नॉट एल्ड टू वन ऑफ वुमेन बॉर्न। मेरा जीवन क्या है, एक चार्म्ड लाइफ है जिसे किसी औरत से जन्मे व्यक्ति के सामने नहीं झुकना चाहिए। लास्ट में ये बोलता है मैकबेथ चुड़ैलों की भविष्यवाणी पर भरोसा करता है कि कोई भी समान रूप से जन्मा व्यक्ति उसे नहीं मार सकता। वो खुद को कैसा महसूस करता है, अजय महसूस करता है। तो ये ध्यान रखना है, यानी कि वो ह्यूब्रिस में हो जा रहा है, यहाँ पे घमंड हो जा रहा है कि मुझे तो कोई मार नहीं सकता, कोई जन्मा बच्चा तो नहीं मार सकता। ये चुड़ैलों की भविष्यवाणी पर अभी भी वो भरोसा कर रहा है। अब यहाँ पे मैकबेथ क्या कर रहा है, मैकबेथ वॉज फ्रॉम हिज मदर्स वूम अनटाइमली रिप्ड। ये भी एक्ट 5 सीन 8 की लाइन है। मैकबेथ को उसकी माँ के गर्भ से पहले ही
चीर कर निकाला गया। मीन्स मैकडफ बताता है कि वह समान रूप से पैदा नहीं हुआ था, बल्कि सिजेरियन सेक्शन से पैदा हुआ, जो आज के ज़माने में, आज के टाइम पे क्या होता है, ऑपरेशन। तो ये विचेस की भविष्यवाणी के छिपे हुए अर्थ को दिखा रहा है और मैकबेथ के भाग पर मोहर लगा देता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैकबेथ क्या कहता है, ले ऑन मैकबेथ एंड डैम्ड बी हिम दैट फर्स्ट क्राइज होल्ड एनफ। तो ये भी लाइनें आपने ध्यान रखना है। एक्ट 5 है, सीन 8 की लाइन है। ठीक है, वार करो। यहाँ पे ना डायरेक्ट जो मैकबेथ है ना, वो मैकडफ को ना क्या कर रहा है, बुला रहा है कि वार करो मैकडफ और शापित हो वह जो पहले चिल्लाए, रुको बस करो। मतलब यहाँ पे ये जान कर कि वो बर्बाद हो गया। अब यहाँ पे मैकबेथ जान रहा है कि मैं बर्बाद हो गया हूँ, फिर भी वो आत्मसमर्पण करने से इनकार कर रहा है। वो लड़ने का फैसला करता है। मैकबेथ जो होता है वो एक योद्धा की तरह मरना चाहता है, ना कि एक कायर की तरह। ठीक है, तो ये उसकी अंतिम और अवज्ञा और बहादुरी का काम है। वो मैकडफ को बुला रहा है कि ले ऑन, मतलब वार करो मैकडफ। ठीक है, मतलब वो लड़ के मरना चाहता है एक योद्धा की तरह, ना कि एक कायर की तरह। भले ही मेरा सब कुछ चला गया हो, मैं बर्बाद हो, लेकिन मैं फिर भी सरेंडर नहीं करूँगा। ये मैकबेथ की लास्ट लाइन थी, ये ध्यान रखना है। तो ये थी कुछ लाइनें और कोटेशन जो मैंने समझाने की भी कोशिश की है, बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया है कि क्या क्या इसमें कौन कौन बोला गया है। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसका PDF चाहिए, ठीक है, इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम कहाँ से मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके जुड़ जाइएगा टेलीग्राम पे। ओके, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्या ये सही लगा। तो इसी तरह हम सारे प्लेस के जो कोटेशन है वो हम देखेंगे। ठीक है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।